हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था क्लास 10th वाले बच्चों, आपके लिए स्पेशली आज से आपकी सीरीज शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ऑल आर यू रेडी? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1 नेम इज रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले एक छोटी सी चीज की बात कर रहे हैं, नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स बचपन से पढ़े हैं ना, काउंटिंग सीखते थे सबसे पहले 1 2 3 4 5 नंबर्स होते हैं आपकी नॉलेज में। वो नंबर्स होते थे नेचुरल नंबर, जो नेचुरली अकर होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के जो मेन टाइप्स हैं, वो हैं टू। वो होता है, एक है रियल नंबर, एक है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो रियल नहीं है, नॉट रियल, अनरियल, इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ये आपका है वर्क जिसको आपने सीखना है क्लास 11th में। यहाँ पर हमारा आ जाता है जो टॉपिक है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो है, रियल नंबर्स की एक फैमिली है पूरी, आपको दिख रही है ये। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इस रियल नंबर की फैमिली में दो टाइप के नंबर्स और आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका रैशनल नंबर्स एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर डिफरेंट टाइप। सबसे पहले जो हमने बात की थी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 जो नेचुरली हमारे अकर होते हैं, मुंह से निकलते हैं, या आप जैसे बोलते हो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में अगर आपका जीरो और इंक्लूड हो जाए, ये जो जीरो, अगर ये जीरो आ जाता है नेचुरल नंबर से पहले लगता है, तो ये नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स। तो नंबर्स विल बी कंप्लीटेड विद जीरो। अगर आपको पता है अगर जीरो ही नहीं होता तो हमारे नंबर 1 से 9 के बीच में ही घूमते रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब 1 के बाद जीरो लगता है तो 10 11 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स शुरू होते हैं विद द हेल्प ऑफ जीरो ओनली। तो ये होल नंबर्स हो गए। फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, और ये जो कि नंबर लाइन पे आप ऐसे देख सकते हो 0 1 2 3 4, ये नेगेटिव हो गए 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, ये वाले हमारे आ गए इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भी आपके रैशनल नंबर्स ही होते हैं। और एक होता है रैशनल नंबर को हम ये भी बोलते हैं कि पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि सपोज लिखा है 2/11 या -3/7, तो ये सब क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में है। अब आप बोलोगे मैम 1 2 3 4 तो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं दिख रहे, लेकिन हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं आप बताओ? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 1, 9/1। तो ये सब रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज आपकी और आती है, बात करते हैं हम डेसिमल्स की। डेसिमल्स में हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, एक होते हैं आपके रिकरिंग। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो डेसिमल क्लोज, बंद हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। जैसे कि सपोज आपने डिवाइड किया 13 से को 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 2 6 12 और पॉइंट लगाएंगे 2 5 10, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है डेसिमल से। अब रिकरिंग डेसिमल होते हैं जो डिवाइड नहीं होते। जैसे सपोज 10/3 लिखा है, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 3.333333 चलता ही जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, इसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये होते हैं रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत 9th में आपने सीखा है, उसी को हम लोग और आगे कंटिन्यू भी कर रहे हैं। ठीक है, ये सब तो चीजें थी रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर अपने आप में अच्छी खासी बड़ी फैमिली लेके हैं। अब ये बेचारा ये इरेशनल नंबर, ये देखो ये थोड़ा अकेला सा है, इसके भी इसके फैमिली मेंबर्स कम हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर में आपको दो तीन चीजें सीखनी है। एक तो आपका ये दिख रहा है आपको NRNT। व्हाट इज द NRNT? एन मीन्स नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब ना तो बंद होते हैं डेसिमल, ना ही बार बार रिकर होते हैं। जैसे कि आपके पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 3.14821, मतलब ऐसे नंबर होते हैं ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, कभी खत्म भी नहीं होते, चलते चले जाते हैं। सिमिलरली आपका √2 है, √3 है, जो कंप्लीट रूट नहीं है, जैसे √2 √3 रूट आपका 7 हो गया, √11 हो गया है। ऐसे आपके आ जाते हैं क्यूब रूट हो गए, आपके क्यूब रूट में आपका 2 हो गया, क्यूब रूट में आपके लाइक 10 हो गए, जो मतलब कंप्लीट रूट, कंप्लीट क्यूब रूट नहीं है, वो आपके सब इरेशनल नंबर्स है। और एक पाई आपका इरेशनल नंबर है। अब आपके दिमाग में एक चीज तो जरूर आ रही होगी, जो बच्चे सोच रहे होंगे पाई सुनते ही, पाई एक कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू हम ज्यादातर 22/7 लेते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा।
अब आप बोलोगे मैम 22/7 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई तो एक इरेशनल नंबर है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक रैशनल और इरेशनल बराबर हो गए? ये तो गलत हो गया ना। तो यस, ये चीज गलत है। क्यों? 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। 22/7 हम लोग सिर्फ लेते हैं फॉर कैलकुलेशन, ये हमें दे देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग अप्रॉक्स में लेते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको जो बताई ना, ये जो कभी खत्म नहीं होती है, ये वाली है, ठीक है। इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है। आई होप ये नंबर्स की जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो जो भी रियल नंबर्स हैं, रैशनल और इरेशनल, बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमने √2 भी सीखा है, √3 भी सीखा है क्लास 9th में। और आपको पता है पॉइंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 0 नेगेटिव नंबर्स, रैशनल, दो नंबर्स के बीच के नंबर्स निकालना, दीज ऑल आर रिलेटेड विद रियल नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने जल्दी से इसका रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या समझा। कि रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स के दो नंबर्स हो गए, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर्स में हमने क्या क्या जाना, आपका एक तो p/q फॉर्म है, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। देन इरेशनल नंबर्स में हमने देखा NRNT, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एंड आपके √2, √3 पाए, क्यूब √2, क्यूब √3, these all are irrational numbers and these numbers can be drawn on the नंबर लाइन। इसके बाद हमारी थोड़ी बेसिक सी चीजें आती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आपका एक आता है ये प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। जो ये प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर है, देखो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर है जिसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, ठीक है। प्राइम नंबर कौन सा है? जैसे सपोज 7 हो गया, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 के दो फैक्टर है 1 और 7, 5 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 20। इसके बाद हमारा आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स होते हैं मल्टीपल, मोर देन 2 फैक्टर्स, कोई भी हो जाएगा। 24 आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है, 18 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, 27 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, जिसके जैसे 24 है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देखो 2 भी है, ठीक है ना, और आपका 8 भी है, 4 भी है, ऐसे करते करते बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे 18 है, 18 का 6 थ्रीजा, और 6 के फिर हो गए 2 थ्रीजा, तो ऐसे बहुत सारे 2 3 3 प्राइम फैक्टर्स भी हो गए। इस तरह से बहुत सारे जिनके फैक्टर्स होते हैं। अब यही हम लोग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर्स एग्जैक्टली होते क्या है? जैसे कोई भी नंबर है आपका, 24 को ही ले लेते हैं। 24 को अगर हम करने लगे 2 12 जा, फिर 2 6 जा, 2 3 जा, तो ये हमारे फैक्टर्स निकालने के तरीके हो गए, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। और फैक्टर्स अगर लिखने हो 24 के तो कैसे लिखोगे भाई? देखो 1 भी है जो डिवाइड करता है, फैक्टर्स क्या है? जो नंबर डिवाइड कर देते हैं। 24 को जो जो नंबर डिवाइड करते हैं वो सब 24 के फैक्टर्स हैं। 1 2 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, फिर आपका 6 भी करता है, 8 भी करता है, 12 भी करता है, और 24 खुद भी करता है। तो दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है। मल्टीपल्स कौन से होते हैं? जो डिवाइड होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 के 4 मल्टीपल्स लिखो, तो आप बोलोगे 4 के 4 मल्टीपल्स कौन से हैं? जो नंबर 4 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 4 4 4 से डिवाइड होता है, 8 4 से डिवाइड होता है, 12 4 से डिवाइड होता है, 16 4 से डिवाइड होता है, 20 4 से डिवाइड होता है। तो दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये होता है हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट फैक्टर्स और मल्टीपल्स का। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। अच्छा, एक इसमें छोटी सी चीज और समझाऊंगी मैं आपको। एक टॉपिक और है इसमें, को प्राइम। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी दो नंबर है आपके, सपोज एक है 3 और एक है 8। इन दोनों नंबर में जो ये नंबर्स है ना, इनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मतलब इनका HCF 1 होना चाहिए। कोई भी नंबर इनमें फैक्टर्स कॉमन नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या कॉमन फैक्टर है? 1 है, मतलब कि 1 तो सब में ही आता है। तो सिर्फ वही नंबर वो को प्राइम होता है जिसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ये नंबर, ये को प्राइम अभी आपका आगे काम आने वाला है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सिमिलरली, भाई प्राइम फैक्टराइजेशन है 612। इसको सिंपल आपने ऐसे वाला प्राइम फैक्टर्स करना है जो हमने 4th एंड 5th में सीखे थे। सिंपल आप इसे 2 से शुरू करो। देखो 2 3 जा 6, 0 1 नहीं जाएगा तो 0 जा, फिर 2 6 जा 12, मतलब उसका आधा कर दिया हमने। फिर अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक करिए। 1 + 3 + 5 कितना हो गया? 4 और 5 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कर लो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर आप 5 और 1 6, 3 से जाएंगे, 3 1 जा 3, देन 3 7 जा 21, देन 17 1 जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। क्लियर है?
इसके बाद हम लोग इसको और ज्यादा थोड़ा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये हो गया 70। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये सब नंबर्स के बारे में था। अब हमारा आ जाता है एनसीईआरटी की पहली थ्योरम। क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी की पहली थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओ भाई कितना खतरनाक सा नाम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। डर लग गया नाम सुन के? कुछ नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जैसे दिमाग में आए ना, इसका एक दूसरा मतलब है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी नंबर को, जो हमने अभी पीछे लिखा है, देखो जल्दी से, ये देखो, ये किसी भी नंबर को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ऐसे, तो ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसका। समझ में आ गया? तो डरना नहीं होता। तो सीनियर क्लासेस में आके नाम थोड़े टफ हो जाते हैं, पर चीजें कठिन नहीं होती। और वैसे भी क्लास 10 बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे और आपको बहुत आसान लगने वाली है। बस रजिस्टर और पेन साथ लेके बैठो और साथ साथ करते चलो, समझ में आएगी हर चीज। मेरी गारंटी है तुम बहुत ध्यान दोगे तो एक एक चीज हर बच्चे को क्लियर होगी। ठीक है, देखो क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन यूनिक वे। एक लाइन इसमें और होती है, इन यूनिक वे, कि हर कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में अपने अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, दिस इज अचीव थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी बता दिया मैंने आपको ये चीज। अब देखो 36 एग्जांपल ले लेते हैं। 36 के प्राइम फैक्टर्स करो जल्दी से जरा, यहाँ कर लेते हैं। 36 जाएगा 2 से, 2 1 जा 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, क्लियर है? कितने आ गए प्राइम फैक्टर्स इसकी? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ गए हमारी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये कैसे लिख सकते हो इसको? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, देन आपका आ जाता है एक और नंबर देख लेते हैं 84 वाला। फटाफट से इसको भी कर लो, वैसे बहुत बेसिक चीजें आप कर सकते हो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा ये 21 बार, 3 7 जा 7 1 जा। ठीक है, तो अब ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये हो गया 2 की पावर 2, 3 और 7। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम लोग इसमें एक बेसिक सी चीज और इसी को आगे बढ़ाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम आप बोलोगे मैम हमने बचपन में सीखा था, और एचसीएफ भी आता है। एलसीएम होता क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबको पता है, लेकिन क्या डेफिनेशन है इसकी? एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विद हाईएस्ट पावर। क्या बोल रहे हो मैम, थोड़ा अच्छे से समझाओ, क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विद हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब कि देखो, जैसे मैं अगर तुमसे इन दोनों नंबर्स की ही बात करती हूँ, 36 और 84, मैंने कहा इनका एलसीएम निकालो, तो जल्दी से इनको देखो, इनके फैक्टर्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विद हाईएस्ट पावर, इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो पहले ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम कौन कौन से हैं? 2 प्राइम है। हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 इज द हाईएस्ट पावर। एंड यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 इज द हाईएस्ट पावर। एंड यहाँ 7 है या 7 नहीं है, 7 एक ही बार है, 1 इज द हाईएस्ट पावर। तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो क्या बोलना चाह रहा था? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विद द हाईएस्ट पावर। इसका मतलब ये है जिन नंबर्स का आप एलसीएम निकाल रहे हो ना, उन नंबर्स में जितने भी डिफरेंट कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, जितने भी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, सब लिख लो और उनकी हाईएस्ट पावर को लगा दो। दोबारा बताऊं, एलसीएम निकालते हुए जब भी आपने प्राइम फैक्टर्स किए, तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं दोनों में, वो सब लिख लो एक एक बार, फिर हाईएस्ट पावर ऊपर लगा दो। यही कह रहा है वो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विद द हाईएस्ट पावर। क्लियर हो गया? ये तो एलसीएम है। अब इसी का अगर हमें एचसीएफ निकालना हो जाए, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद द लोएस्ट पावर। तो इसमें कॉमन टर्म्स देखो और लोएस्ट पावर देखो। तो कॉमन टर्म्स क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, दोनों में 2 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर 3। तो लोएस्ट क्या है? 3 एक बार है लोएस्ट में, इंटू 3। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो सिर्फ ये आएगा। तो सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो ये आएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12। एंड यहाँ पर करेंगे तो ये 4 इंटू 9 इंटू 7, कितना आ जाएगा? 4 9 36 इंटू 7। इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। बहुत बिल्कुल बेसिक था, लेकिन इसको प्रोडक्ट
फंडामेंटल, ये सब कुछ क्वेश्चन में आपको दे देगा कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप कैसे करोगे, ये वाला वे आपका रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या कह रहा है कि एक नंबर है फर्स्ट नंबर और कोई दूसरा नंबर है सेकंड नंबर, उनका जो प्रोडक्ट है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सपोज एक नंबर ए है दूसरा बी है, तो ए इंटू बी इज एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ का ये होता है। इससे आप लोग काफी क्वेश्चंस कर सकते हो। सपोज आपको एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, ये चार चीजें हैं, कोई भी अगर तीन आपको बताए हैं देन यू कैन फाइंड द फोर्थ वन। हाउ, देखो क्वेश्चन एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल कह रहा है आपका द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 116। तो क्या क्या गिवन है लिख लो। एचसीएफ है आपका 116 और एलसीएम है 1740। वन नंबर दे रखा है 580, तो वन नंबर is 580. Find the other. So let the other number be x. Let the other number be x. ठीक है, तो आप निकाल लो फटाफट से। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ कितना है आपका 116 इंटू एलसीएम कितना है 1740। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा। अच्छा, इजी कैलकुलेशन करो, अभी से मल्टीप्लाई मत करो, पहले कटिंग कर लो, ठीक है, अपॉन 580, ठीक है। तो ये आपका 0 से 0 काट दो, ठीक है। ये आपका 58 2 से काट दो, 2 8 जा 16 और 2 7 जा, ठीक है, 174 ही है ना, 1740, यस। तो ये आपका आ जाएगा 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14 और ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 29। अब यहाँ पर देख लो आप कुछ कैंसिलेशन होता है तो, ठीक है, ये 3 से तो कटता नहीं है, 29 से ये जाएगा 36, 2 4 जा 8, ठीक है, 29 4 जा जा रहा है ये, ठीक है ना, 4 जा रहा है। तो ये आ गया आपका 87 इंटू 4। तो ये आपका जो मल्टीप्लाई करके आएगा दैट इज द अदर नंबर। पूरा कर देती हूँ, 7 4 जा 28 और आपका आ जाएगा 832 और 2 34, 348 इज द अदर नंबर। तो आपका एक नंबर था हमारा 580 एंड द सेकंड नंबर विल बी 348। तो कैलकुलेशन वैसे आप लोग खुद कर सकते हो, आई नो दैट, बट फिर भी स्टिल मैंने एक क्वेश्चन पूरा करके खुद दिखा दिया। तो ये आपका आ जाता है एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम 1.2। एनसीईआरटी की थ्योरम में आपकी है। थ्योरम तो क्या है ये, इसमें बेसिकली ये एक रिजल्ट है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p divides a also where a is a positive integer। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ऐसे मत डायरेक्टली तुम्हें इसे p और a से समझ नहीं आ रहा होगा, तुम सिंपल देखो। अगर मैं कहूं कि एक नंबर है 2, ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है किसी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर को, सपोज 36 को, ठीक है, 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2 36 को डिवाइड कर रहा है तो 2 उसके स्क्वायर रूट को, इसका मतलब 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6 को भी डिवाइड करेगा, करेगा, ये तो ऑब्वियस है। तो ये एक रिजल्ट है, इसे हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल ले लो, सपोज हम लोग ले 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 49 को कोई नंबर सपोज 7 है वो डिवाइड करता है, 7 7 जा 49, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 7। तो 7 जो है वो 7 को भी डिवाइड करेगा, करेगा 1 बार 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर तो p डिवाइड्स a ऑल्सो। तो रैंडम कोई भी नंबर ऐसे समझेंगे कि अगर सपोज 3 डिवाइड्स कोई भी नंबर, सपोज n स्क्वायर, तो 3 जो है वो n को भी डिवाइड करेगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। n कैन बी कोई भी नंबर, ठीक है, हो सकता है, लेकिन नंबर क्या होगा, वही होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसी से रिलेटेड नंबर होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी नंबर होगा, ठीक है। तो एक ये वाली चीज है, ये एक रिजल्ट है जो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इस वाले रिजल्ट के लिए मैंने आपको 2-3 चीजें जो बताई थी पहले, वो यहाँ पर काम आएंगी, ठीक है। एक तो यही वाला आएगा जो आपको अभी बताया, ठीक है। ये है √2 इज इरेशनल। तो आपके लिए ऐसे आएगा कि प्रूफ करो √2 एक इरेशनल नंबर है,
ऐसे आएगा, या प्रूव करो √3 एक इरेशनल नंबर है। तो इन्हें प्रूव कैसे करना है बेसिकली, तो इसको करने के 4-5 स्टेप्स हैं और मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी जिससे आपको ये भूलोगे नहीं और ये बिल्कुल सही करके आओगे। जितना मैं बता रही हूँ उतना लिख के आओगे, आपके पूरे नंबर से कहीं नहीं जाने वाले, और हमेशा आता है बोर्ड में ये। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं। अब √2 इरेशनल है, तो इसे ऐसे मान के चलेंगे कि ये रैशनल इरेशनल नहीं है, तो हम मानते हैं इसे एक रैशनल नंबर है। ठीक है, चलो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू लिख दें। लिख दो भाई कि √2 को मैंने फिर लिख दिया p अपॉन क्यू, क्योंकि हमने पहले यही पढ़ा है √2 p बाई क्यू फॉर्म में होता है, जो भी सॉरी रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ये हमने पढ़ा है। तो हमने कहा √2 रैशनल है तो √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब यहाँ पर एक ये जो मैं बता रही हूँ स्टेप्स लिखने जरूर हैं। ये जो p बाई क्यू है इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो p एंड q आर को प्राइम, बताई थी ना को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। ठीक है, एक तो ये चीज, और सेकंड कंडीशन होनी चाहिए क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर में हम पढ़ते हैं। तो p एंड q आर को प्राइम एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, दो चीजें हो गई। फिर पहला स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बिल्कुल आसान तरह से सिखा रही हूँ। स्क्वायरिंग कर दीजिए, √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p बाय q का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर हो गया आपका 2, √2 से 2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट से, और p बाय q के स्क्वायर को लिख सकते हो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब इसका मतलब हो गया ये 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब देखो जो ये 2 है ये p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 अपॉन में आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आप बोलो, अब यहाँ पर लिखो जो भी बताया था मैंने कि 2 डिवाइड्स q सॉरी p स्क्वायर इरेजर ले लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं इसको। ये कहाँ चला गया, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो आप लिखोगे 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, तो p को भी डिवाइड करेगा 2, तो आप लिखो देयरफॉर p अपॉन 2 भी एक नंबर हो गया। मैंने कह दिया p अपॉन 2 एक नया नंबर है कोई c, इसको मैंने एक नया नंबर ले लिया अपने आप से c। ठीक है, से कह सकते हैं हम उसे c। तो अब अगर ये एक मिल गया, अब इसकी भी हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिख लो पहले तुम, p इज इक्वल्स टू 2c, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक है, अब p स्क्वायर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन डाली थी हमने से, p स्क्वायर है 2q स्क्वायर, यहाँ पुट करो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक है, तो q स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 2c स्क्वायर। 4 को काट दो फटाफट से, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4। ठीक है, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो 2 क्या करेगा, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से देखो वही चीज आ गई कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अभी हमने रिजल्ट क्या पढ़ा था, अगर वो स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके नंबर को भी डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड q ऑल्सो बेस्ड ऑन अबव थ्योरम जो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इससे क्या पता लग रहा है तुम्हें, इट शोज, देखो अब सिर्फ थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी, इट शोज p एंड q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर। p और q दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर एक इन दोनों के बीच में मिल गया है जो कि क्या है, 2 है। 2 एक कॉमन फैक्टर है p और q दोनों में। लेकिन जब हमने इसे माना था, तो हमने क्या कहा था कि √2 p अपॉन q फॉर्म में है और p और q को प्राइम होने चाहिए, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज, ये क्या आ गया, दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स, दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स this contradicts that p and q are co-prime। ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है कि p और q co-prime है, ये तो कह रहा है कि उसका कॉमन फैक्टर 2 है। तो इट मीन्स आर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन किया था वो क्या था, वो रॉन्ग था।
हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। तो √2 क्या है? एक रैशनल नंबर नहीं है, इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो आप बोलो देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ गया होगा। मैं फटाफट से इसका रिकैप करा देती हूँ। आपको लग रहा होगा ये टफ है, लेकिन ये टफ है नहीं। देखो ध्यान से देखो, फटाफट से एक बार दोबारा समझा देती हूँ। देखो, कह रहा है प्रूव करो √2 एक इरेशनल नंबर है। हम उल्टा मान के चलेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है। उसे हमने p/q फॉर्म में लिखा। यहाँ पर एक ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब इनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होगा। और q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। आपने क्या करा? इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। √2 का स्क्वायर 2 आया, इधर भी स्क्वायर किया तो p² अपॉन q²। q² को उधर ले गए तो 2q² इज इक्वल्स टू p²। फिर यहाँ से आपने देखा q² है p² अपॉन 2। तो यहाँ ये कह रहा है कि p² को 2 डिवाइड करता है। तो जब 2 p² को डिवाइड करता है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरम 2 p को भी डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर 2 जो p को डिवाइड कर रहा है, हमने नया नंबर मान लिया, लेट्स से c। तो इससे हमें एक रिलेशन मिल गया p इज इक्वल्स टू 2c। इसको आपने क्या करा? स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो यहाँ p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c² हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर p² को मैंने फर्स्ट इक्वेशन से 2q² लिख दिया, यहाँ 4c² हो गया। ये q² ऐसे ही रहने दिया, 2 नीचे ले आए, 2 से आपने काट दिया 2c²। तो यहाँ पर हमें q मिल गया, q मिल गया आपका ये 2q² इज इक्वल टू 4c²। ये मिल गया आपका q² 2c²। यहाँ पर आपको एक रिलेशन ये मिल गया कि q² को 2 डिवाइड करता है, तो 2 किसको? q को भी डिवाइड करेगा। अब हमें यहाँ पर एक चीज मिल गई है कि जो 2 एक नंबर है, 2 एक नंबर है अदर देन 1 है, वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p और q के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया। पर हमने क्या कहा था? p और q के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो ये क्या कहता है कि ये हमारा एजम्पशन गलत हो गया। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन says कि our assumption was wrong. That means √2 is an irrational number. This is not a rational number. तो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट एक ये कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ इसका सारा जो थ्योरी पार्ट है आपका वो खत्म होता है। इसमें एक मैं एग्जांपल आपको और समझाऊंगी फटाफट से। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करेंगे, देन वी विल मूव फर्दर टू एक्सरसाइज 1.1। तो देखो, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव करो 2 प्लस √3 prove that 2 plus √3 is an irrational number। ऐसे प्रूव करने के लिए ऐसे भी आता है। तो ये वाले और आसान हो जाते हैं। देखो, पहला स्टेप वही है कि हम क्या करेंगे? अजम्पशन से करेंगे। लेट 2 प्लस √3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो 2 प्लस √3 को मैंने क्या लिख दिया? p अपॉन q लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी? अब यहाँ स्क्वायरिंग नहीं करनी। अब देखो, यहाँ पर ये ना ये देगा कि प्रूव दैट 2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, और √3 इज इरेशनल है। वो पहले से बोलेगा कि √3 एक इरेशनल नंबर है, गिवन दैट होगा, ये गिवन होगा। ठीक है, ये गिवन होगा। तो √3 हमें पता है इरेशनल है। तो इसे सॉल्व करो। √3 इज इक्वल्स टू p अपॉन q माइनस 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, q एलसीएम ले लो, p माइनस 2q √3। अब देखो ये क्या है? ये पूरा नंबर चेक करो क्या है? ये तो रैशनल है भाई। पी क्यू ये सब रैशनल नंबर्स है। रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल अपॉन में रैशनल है, तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल है और ये रैशनल है। तो एक इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। आप यहां फिर से वही बोलोगे कि आर अजम्पशन वाज रॉन्ग, आर अजम्पशन वाज रॉन्ग। 2 plus √3 is not a rational number. 2 plus √3 is an irrational number। तो ये वाले तो और इजी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये दे देता है कि √3 या ऐसा कुछ भी आ सकता है, प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, पर ये हमें गिवन रहेगा कि रूट वाला है। बस हमें सिंपल वे में करेंगे कि ये आपका रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। तो क्लियर हो गया। आई होप आपको थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या किया? हमने आपके नंबर समझे हैं, और हमने इरेशनलिटी समझी है, एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझा है, प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो हमने बेसिक पूरा समझ लिया इस चैप्टर का। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे आएंगे। मुझे मतलब बिलीव है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार ना आए तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं।
कोई भी अगर क्वेरी है, कुछ चीज़ ना समझ में आई हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और पहला वीडियो है, इसको बिल्कुल अच्छे से देखना, समझना चैप्टर का, देन हम लोग फिर 1.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय-बाय और बिल्कुल थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैप्पी लर्निंग। लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय-बाय।